नमस्कार। मैं गौरव अपने YouTube चैनल स्टडी विद गौरव में आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। व्हाई दिस टॉपिक? कि जब आप जीएस पेपर 2 का सिलेबस का हेडिंग देखेंगे तो हेडिंग में 5 सब्जेक्ट टोटल लिखे हुए हैं। पहला है गवर्नेंस, दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशन, तीसरा है पॉलिटी, चौथा है सोशल जस्टिस और लास्ट में है इंटरनेशनल रिलेशंस। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि इनकी मीनिंग क्या है, क्यों ये सब एक साथ दिए गए हैं। ठीक है, तो जब इसकी मीनिंग को समझेंगे और इनके एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप को समझेंगे, तभी हम सब्जेक्ट के डिटेल्स को बेहतर तरीके से समझ भी पाएंगे और उनके बारे में अपनी एक ओपिनियन क्रिएट कर पाएंगे। तो यहां पे हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कि पॉलिटी होता क्या है। राज व्यवस्था जिसको कहते हैं पॉलिटी। पॉलिटी क्या होता है? तो पॉलिटी का अगर सिंपल डेफिनेशन देखा जाए तो पॉलिटी का सिंपल डेफिनेशन है द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम। अब इसमें क्या है? पॉलिटिकल सिस्टम से हम क्या समझते हैं? ठीक है, कोई भी राजनीतिक प्रणाली किसी देश की है, उसके स्टडी को पॉलिटी कहते हैं, राजव्यवस्था कहते हैं। तो ये तो समझ में आ गया। लेकिन क्या है कि पॉलिटिकल सिस्टम क्या होता है? अब सिस्टम, एक तो वर्ड है पॉलिटिकल, तो पॉलिटिकल जो वर्ड है ये रिलेट करता है राज्य से, स्टेट से, राज्य के गवर्नेंस से। और दूसरा सिस्टम क्या है? तो स्ट्रक्चर क्या होगा उस पॉलिटिकल सिस्टम। तो पॉलिटी का स्ट्रक्चर जो है उसको कहेंगे पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है, तो पॉलिटिकल सिस्टम क्या होता है? पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम को डिफाइन करें अगर जनरल वर्ड में तो ये कहा जाएगा द सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन दैट कंस्टिट्यूट गवर्नमेंट। द सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस, द सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस दैट constitute गवर्नमेंट। ठीक है, जो गवर्नमेंट बनाती है। अब इंस्टीट्यूशंस जो है, सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन, इसका मतलब कि एक इंस्टीट्यूशन नहीं है, वो मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस का एक ग्रुप होगा। तो गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है लेजिस्लेचर, विधायिका, दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, और तीसरा है जुडिशरी, न्यायपालिका। जुडिशरी, न्यायपालिका, ये तीनों मिलकर के सरकार बनाते हैं। तो इन सबका जो ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है वो कहलाएगा पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है, अब कितने तरह के पॉलिटिकल सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि जब तक ये नहीं पता होगा कि कितने अलग अलग तरह के पॉलिटिकल सिस्टम हैं, तो हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो किसमें फ्रेम करता है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, तो इसमें देखिए, इसको 4 पार्ट में बांट सकते हैं, ऑल्दो 2 जो हैं एक ही तरह के हैं। ठीक है, बट इसको अलग अलग ही हम समझते हैं। 4 पार्ट में बांटते हैं। पहला क्या है? ऑथोरिटेरियन। दूसरा है टोटलिटेरियन। तीसरा है मोनार्की, और चौथा है डेमोक्रेसी। ठीक है, ये 4 तरह के पॉलिटिकल सिस्टम वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते थे हैं। ठीक है,
कुछ कुछ जगह हैं, ऑल्दो अब जो है सो ये ऑथोरिटेरियन और टोटलिटेरियन टाइप के जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो लगभग अब कहीं नहीं है, क्योंकि हर जगह जहां भी ये थे वहां पे डेमोक्रेसी की डिमांड बहुत बढ़ गई, मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी की, और उसके बाद धीरे धीरे जो उनके डिक्टेटरशिप की सत्ता थी वो खत्म होने लगी है। अब अथॉरिटेरियन जो रूल है उसका मतलब क्या है? तो अथॉरिटेरियन का मतलब होता है कि एक अथॉरिटी एस्टेब्लिश हो जाती है जिसके पास एब्सोल्यूट पावर होता है, ठीक है। तो उसने क्या किया कि गवर्नमेंट को अपने हाथ में ले लिया। एन इंडिविजुअल है, ठीक है, जिसने क्या किया कि सारा जो अथॉरिटी है स्टेट का और सारे पावर्स हैं उसको एज्यूम कर लिया, एज्यूम एंटायर पॉलिटिकल पावर, ठीक है। और सारे जब पॉलिटिकल पावर को वो उसने एज्यूम कर लिया तो उसमें क्या हो गया कि जो पब्लिक पार्टिसिपेशन की बात करते हैं, राइट्स ऑफ द पब्लिक की बात करते हैं, वो नहीं रह गई, ठीक है। और इसी में जो ग्रुप ऑफ इलाइट लीडर होंगे जो उसके आसपास होते हैं वही लोग जो हैं सारे स्टेट के अफेयर्स के बारे में डिसीजन लेते हैं। अब स्टेट अफेयर्स क्या क्या है? जैसे कि मानिए कि मिलिट्री डिसीजंस हैं, उसके बाद फॉरेन अफेयर्स है, फाइनेंस है, ठीक है। तो जो भी गवर्नमेंट के अंदर की चीजें हैं, जो डिसीजन मेकिंग की चीजें हैं, उन सब को क्या करते हैं कि एक ग्रुप ऑफ लीडर्स जो है, जो अब उस अथॉरिटी के आसपास होता है वही लेता है, ठीक है। तो ये है आपका ऑथोरिटेरियन रिजीम। और इसी का एक्सट्रीम वर्जन, जब ऑथोरिटेरियन में इसका एक्सट्रीम वर्जन जुड़ जाएगा, ठीक है, तो वो हो जाता है आपका टोटलिटेरियन। अब इसमें क्या होता है? तो इसमें बस एक अंतर है कि ये क्या करता है कि जो स्टेट अफेयर्स के साथ साथ जो पर्सनल रिलेशनशिप ऑफ इंडिविजुअल है, कम्युनिकेशन है दो लोगों के बीच का, उसको भी रेगुलेट करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो इसकी वजह से ये दोनों क्या है कि इनमें पीपल्स पार्टिसिपेशन नाम की कोई चीज नहीं होती है। इनका ड्रॉबैक क्या है कि ये मोस्ट अनस्टेबल टाइप के गवर्नमेंट सिस्टम होते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम होते हैं। क्यों? तो इसके पीछे रीजन है कि पहला, दे आर मोस्ट अनस्टेबल, मोस्ट या फिर कहें हाईली अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल। क्यों है? क्योंकि पहला, इनके पास लीगल सेंटिटी नहीं होता है, ठीक है, कोई भी कानूनी अधिकार नहीं होता। ये क्या करते हैं कि इनके पास पावर आती है, उस सत्ता ताकत के बल पे ये पॉलिटिकल सिस्टम पे कब्जा कर लेते हैं, जैसे कि डिक्टेटरशिप होता है, या फिर जैसे कई जगह मिलिट्री रूल देखने को मिला है, ठीक है। पाकिस्तान में कई बार हुआ है कि जो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है उसको हटा करके और वहां पर जो मिलिट्री के जो लीडर्स रहे हैं उन्होंने वहां के पॉलिटिकल सिस्टम पे कब्जा कर लिया है, जिसको कि दूसरे वो टर्म में डिक्टेटरशिप भी कह सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं मोनार्की और डेमोक्रेसी में क्या अंतर है। तो मोनार्की क्या होता है? एक हेरिडेटरी रूल की बात करता है। मोनार्की, राजशाही, ये क्या करता है? एक हेरिडेटरी रूल की बात करता है। इसमें क्या होता है? एक सिंगल जो है सो लीनियज से आ रहे होते हैं कोई, ठीक है, वो इस इंडिविजुअल के पास वो सोवरेन होता है, सोवरेनिटी उसमें लाई करती है, उस इंडिविजुअल में, ठीक है। और उसको क्या है, लोगों का एक्सेप्टेंस भी होता है, ठीक है। जैसे कि मानिए आप इतिहास में पढ़ते हैं मुगल एम्पायर है, या फिर तो मुगल एम्पायर में लोगों का फेथ था, इसीलिए तो सोवरेनिटी उस एम्पायर में लाई करती थी। मौर्यन एम्पायर में जो गवर्नमेंट जो थी वो मोनार्की फॉर्म की गवर्नमेंट थी, और लोगों का रिस्पेक्ट था, उस लोगों की सेंटिटी सपोर्ट था उसमें, ठीक है। तो पीपल्स पार्टिसिपेशन हो या ना हो, पीपल्स सपोर्ट उसमें बसता था, वट एवर द रीजन बिहाइंड, जो कुछ भी रीजन हो, लेकिन लोग उसमें मानते थे। एक तरफ डरा करके रखने वाला था जो कि आपका ऑथोरिटेरियन था, और दूसरा है कि लोगों का जो है जो सिस्टम में विश्वास था, तो वो मोनार्की फॉर्म में। तो यहां पे एक सिंगल इंडिविजुअल में सोवरेनिटी लाई करती है, ठीक है। और ये सोवरेनिटी जब लाई करती है तो इसके थ्रू ये
उस हेरिडेटरी रूल के थ्रू वो रूल करते हैं हर जगह। ठीक है, इसके दो तरीके के होते हैं, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की और दूसरा होता है एब्सोल्यूट मोनार्की। एब्सोल्यूट मोनार्की और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। एब्सोल्यूट मोनार्की का मतलब क्या है कि राजा में सोवेरेंटी भी लाई करती है और सारे पावर भी राजा में है। ठीक है, वो जिस तरह से चाहे, मतलब पहले कहा जाता था ना कि वर्ड कमांड ऑफ द किंग इज लॉ। ठीक है, जो भी राजा ने कह दिया वही कानून है। ठीक है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या है कि वो एक रूल ऑफ लॉ को मानता है, एक फ्रेमवर्क सेट है जिस फ्रेमवर्क के अंदर मोनार्की काम करेगी। जिसका एग्जाम्पल अगर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, विच इज एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, बट वहां पे मोनार्की भी है, क्वीन का जो है सो वहां पे सोवरेंटी लाई करती है क्वीन के साथ, क्वीन वहां रूल करती है, लेकिन वहां पार्लियामेंट है, डेमोक्रेसी है, सब कुछ है। तो वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, ए मोनार्कियल सिस्टम दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय ए कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और नेक्स्ट वन है और लास्ट टाइप ऑफ जो है वो है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब होता है पीपल्स रूल, लोग कैसे रूल करते हैं। ठीक है, तो लोग दो तरह से रूल कर सकते हैं, एक कर सकते हैं डायरेक्टली और दूसरा थ्रू द रिप्रेजेंटेटिव मेथड। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या है, डायरेक्टली का मतलब है कि जब कभी भी कोई भी डिसीजन लेना होगा तो सरकार पब्लिक से पूछेगी, रेफरेंडम और उसके कई तरीके हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे, तो उसमें पूछेगी और लोग उसके अकॉर्डिंगली अपना जो रिप्लाई देंगे उसके हिसाब से वो काम करेगा। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में क्या होता है कि लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव आपके बिहाफ पे डिसीजन लेते हैं। ठीक है, तो ये चार तरह का जो है पॉलिटिकल सिस्टम है। तो इंडिया में कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम है, ऑब्वियसली द डेमोक्रेटिक वन। जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन सिस्टम, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम है वो इंडिया में है। ठीक है, इंडियन सिस्टम जो है वो डेमोक्रेटिक सिस्टम है। ठीक है, अब आते हैं कि जब डेमोक्रेसी पॉलिटिकल सिस्टम समझ गए तो पॉलिटिकल सिस्टम काम कैसे करेगा, उसका फ्रेमवर्क क्या होगा, क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस। तो वो सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस कौन होंगे उसको डिफाइन क्या करता, कौन बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान बताता है कि आपका सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन क्या होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, इसको एक जनरल लैंग्वेज में कहें तो बेसिक लॉ ऑफ लैंड। ठीक है, बुनियादी कानून। अब इसके बारे में एक लीगल फिलोसोफर थे हेंस केल्सन। केल्सन की एक ग्रैंड नॉर्म थ्योरी है, उस थ्योरी है ग्रैंड नॉर्म। ग्रैंड नॉर्म थ्योरी है, ग्रैंड नॉर्म थ्योरी कहती है कि एक पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो इस तरह से काम करेगा, एक बेसिक नॉर्म्स जो उसके प्रिंसिपल्स को रिकॉग्नाइज करती हैं, सेट करती हैं। बेसिक नॉर्म्स विच फॉर्म द बेसिस ऑफ अ लीगल सिस्टम। ठीक है, कि एक ऐसा नॉर्म जो कि वहां के लीगल सिस्टम के लिए प्रिंसिपल सेट करता है। तो उसका एग्जांपल इंडिया में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये बेसिक लॉ ऑफ लैंड है। ठीक है, तो बेसिक लॉ ऑफ लैंड होने का, या फिर इसको कह सकते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड। तो फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड का मतलब क्या है, वाई फंडामेंटल, कुछ तो रीजन होगा जिसकी वजह से इसको फंडामेंटल लॉ हम कह रहे हैं। ठीक है, तो पहला रीजन क्या है कि ये जो है सारे इंस्टीट्यूशन जो है गवर्नमेंट स्टेट के, उनके बारे में बात करता है। इंस्टीट्यूशन क्या है, तो जो इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर जो होने चाहिए उस स्ट्रक्चर की बात करता है। तो ये क्या है, रिलेटेड टू द
इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट, इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट, पहली चीज। दूसरा, स्टेट तो हमने जान लिया कि स्टेट क्या है, ये उससे जुड़ा हुआ है, लेकिन कैसे जुड़ा हुआ है? तो सबसे पहले ये एक डॉक्यूमेंट ऑफ लिमिटेशन है। डॉक्यूमेंट ऑफ लिमिटेशन का मतलब क्या है कि ये एक रिस्ट्रिक्शन इंपोज करता है। रिस्ट्रिक्शन इंपोज करता है किस पे? ये जो सारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ऊपर, इंस्टीट्यूशंस के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन इंपोज करता है कि आपको काम करना है, आप फ्री हैं, लेकिन इसके दायरे में ही काम करना है। अगर ये दायरा खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूटिज्म हो जाएगा। ठीक है, ऑथोरिटेरियन स्टेट की तरफ हम बढ़ सकते हैं। तो ये एक डॉक्यूमेंट ऑफ लिमिटेशन है। ठीक है, तीसरी बात इसमें क्या आती है कि ये आपके लिए ड्रॉ करता है किस चीज को? स्ट्रक्चर एंड फ्रेमवर्क को। ठीक है, ड्रॉज द पावर एंड फंक्शन, पावर फंक्शन एंड responsibility of institutions, institutions। ठीक है, कौन से इंस्टीट्यूशन? जो अपने फंड बनाए गए हैं ताकि वो फाउंडेशनल वैल्यू जो है उसको अचीव कर सके। फाउंडेशनल वैल्यूज को अचीव करने के लिए जो मीन्स हैं, जो सिस्टम बनाया गया है, जो इंस्टीट्यूशन बनाए गए हैं, उनको उदाहरण के लिए अगर उदाहरण से समझें हम तो देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन बना हुआ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि एक इलेक्शन कमीशन होगा। ठीक है, उसके बाद उसका क्या काम होगा? ठीक है, उसके बाद वो अधिकार और कर्तव्य की बात करता है कि कौन वोट डाल सकता है, नहीं डाल सकता है। ठीक है, कौन इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है, नहीं कर सकता। तो ये दोनों के रिलेशन की बात करता है। ठीक है, और डेमोक्रेसी जो है वो फ्री और फेयर इलेक्शन के थ्रू ही अचीव की जा सकती है, डेमोक्रेटिक वैल्यू। तो फाउंडेशनल जो वैल्यू है डेमोक्रेसी की, उसको अचीव करने की जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, उसके पावर और फंक्शन को भी डिलिनिएट किया है बेहतर तरीके से, इन ग्रेट डिटेल उसको ड्रॉ किया गया है ताकि आप समझ भी सकें और उसका इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, चौथा क्या है कि ये जो लोगों के जो आइडियल्स और एस्पिरेशंस थे उनको भी कंस्ट्रक्ट करता है। क्या करता है? कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट का मतलब क्या होता है? बनाता है, कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्ट करता है? तो पहला कंस्ट्रक्ट करता है कि एक फीलिंग ऑफ कॉमन नेशन, फीलिंग ऑफ कॉमन नेशन। अब ये फीलिंग कैसे है? तो देखिए, कोई कहीं बिहार में रह रहा है, कोई बंगाल में रह रहा है, कोई उड़ीसा में रह रहा है, कोई पंजाब में रह रहा है, कोई केरला में रह रहा है, लेकिन अल्टीमेटली जब देखते हैं तो क्या है? ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आने वाले इंडियन सिटीजन्स हैं। और दूसरा, एक कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी देता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल आइडेंटिटी को कंस्ट्रक्ट करता है। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल आइडेंटिटी। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल आइडेंटिटी कैसे कि हम एक कॉन्स्टिट्यूशन से गवर्न हो रहे हैं, स्टेट जो है उस कॉन्स्टिट्यूशन से के दायरे में बना हुआ है, और स्टेट पॉलिटिकल सिस्टम से चल रहा है। और स्टेट का अगर डेफिनेशन देखें तो स्टेट इज ए पॉलिटिकल कम्युनिटी विच इज गवर्न अंडर वन गवर्नमेंट। तो एक गवर्नमेंट के अंदर जो भारत के यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन गवर्नमेंट के अंदर पूरा भारत आता है, इट मींस ये एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी दे रहा है लोगों को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि ये हम समझ गए कि कंस्ट्रक्शन, ये कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। स्पेशल लीगल एंटिटी का मतलब क्या है? जो हमने पहली लाइन में यहां बात की है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है बेसिक लॉ ऑफ लैंड है, तो इसके पास क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन के पास स्पेशल लीगल एंटिटी है। स्पेशल लीगल एंटिटी। स्पेशल क्यों है? लीगल सैंक्शन की तो जरूरत सबको पड़ती है, स्पेशल इसलिए है कि बाकी जो भी काम होंगे,
जो भी नॉर्म्स बनेंगे, कोई भी लॉ बनेगा, दैट मस्ट बी इन कंफर्मेशन विद द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स। वो बिल्कुल बाकी जो लॉज बनेंगे वो इससे अपनी ऑथेंटिकेसी लेजिटिमेसी को डिराइव करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक स्पेशल लीगल सैंक्टिटी के तौर पे माना जाता है। अब आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के बाद जो है तो नेक्स्ट चीज क्या है, गवर्नेंस। तो हमने देखा कि पॉलिटिकल सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम को कैसे रेगुलेट करना है उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन है। और गवर्नेंस क्या होता है, गवर्नेंस होता है द मेथड ऑफ विच पावर इज एक्सरसाइज्ड, या फिर द वे ऑफ एक्सरसाइजिंग पावर। मतलब ये जो है ना एक एप्लीकेशन है। ठीक है, गवर्नमेंट जैसे फंक्शन करती है, जिस तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर रिकॉग्नाइज किए हैं उसको यूज करती है, तो वो तरीका जो है उसको कहते हैं गवर्नेंस, शासन। उदाहरण के लिए कि पॉलिटिकल सिस्टम में क्या है कि हमारा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में अब सरकार को क्या करना है कि कोई भी बिल लाना है तो लेजिस्लेचर बनाएगी, तो बिल बनाना, उसको लेजिस्लेचर के पास ले जाना, लेजिस्लेचर का प्रोसेस दिया हुआ है कि कैसे वो बिल पास होगा। बिल पास होने के बाद फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, वहां पे उसको एक्सेंट मिलेगा, उसके बाद वो कानून बनेगा और कानून फिर एग्जीक्यूट किया जाएगा, इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, जिस तरह से बिल को लाने से लेकर के और उसके एग्जीक्यूशन तक, तो ये जो पूरा प्रोसेस है उस प्रोसेस को कहते हैं गवर्नेंस। गवर्नेंस हमें सिखाता है कि कैसे उस पावर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसका दो ऑब्जेक्टिव है गवर्नेंस का। पहला, टू रेगुलेट द सोसाइटी, ठीक है, सोसाइटी को रेगुलेट कैसे करना है कि जो उसके वेलफेयर के लिए जरूरी है उस तरह का कानून ला करके हम उसके नॉर्म्स को सेट करते हैं। और दूसरा, जो कन्फ्लिक्ट होता है, टू रिजॉल्व और टू सॉल्व कन्फ्लिक्ट। ठीक है, ये दो ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए जो पूरा प्रोसेस एक्सरसाइज किया जाता है, जो कि मस्ट बी कंफर्मेटिव विद द कॉन्स्टिट्यूशन होगा, बिल्कुल होना चाहिए, वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को कंफर्म करना चाहिए, अदरवाइज दैट मे बी डिक्लेयर बाय द जुडिशरी इनवैलिड। तो उसका मतलब है कि आपका ये तीनों एक दूसरे से लिंक्ड है, एक रिलेशन है। गवर्नेंस है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, प्रोसेस कौन लेगा तो वो किया जाएगा पॉलिटिकल सिस्टम के द्वारा, और पॉलिटिकल सिस्टम किस दायरे में काम करेगी वो दायरा बताता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये है हमारा। अब अगर कॉन्स्टिट्यूशन के बैकग्राउंड में जाए कि कहां से हमारा पहला कॉन्स्टिट्यूशन कहां से मिलता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का अगर फ्रेमवर्क देखें तो इतिहास में, तो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूं, मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहला कॉन्स्टिट्यूशन मॉडर्न वर्ल्ड का वो था 1789। कौन सा? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब ये नहीं कि उससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था जो कि स्टेट अफेयर को रेगुलेट करता था। अगर आप आर्यभट्ट, ये सॉरी, अगर आप चाणक्य के अर्थशास्त्र को देखते हैं तो अर्थशास्त्र में राजा से लेकर के एक सिपाही तक के सबके फंक्शंस जो थे, स्टेट अफेयर, वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट, उसके बाद स्टेट अफेयर्स, राजा कैसे काम करेगा, कितने अमात्य होंगे, स्टेट मशीनरी कैसे काम करेगी, सबके बारे में, स्टेट अफेयर के बारे में लिखा हुआ था। यही चीज तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। बट मॉडर्न वर्ल्ड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका फ्रेमवर्क मिलता है 1789 से। अब 1789 में क्या हुआ था कि जो अमेरिका में एक रिवॉल्यूशन, क्रांति, अमेरिकी क्रांति जिसको कहते हैं, तो अमेरिकन रिवॉल्यूशन की वजह से वहां के लोगों ने जो पहले जो सत्ता थी उस सत्ता को हटा करके नए सिस्टम को जनरेट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन लिखना शुरू किया था। तो इट मींस एक जो है सो मतलब एक यहां से हम इंप्लाई करके निकाल सकते हैं, एक रिजल्ट निकाल सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो होगा, जब कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया जाता है, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगा, नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा, तो वो क्या होगा? ब्रेकिंग फॉर द पास्ट।
ब्रेकिंग फ्रॉम पास्ट। अब ये ब्रेकिंग फ्रॉम पास्ट से क्या मतलब है? अरे हम पुराने से अपना रिश्ता तोड़ेंगे तभी तो नए कॉन्स्टिट्यूशन से, नए हिसाब से हम अपना सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। उदाहरण के लिए इंडिया में भी जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, तो क्यों बनाया गया? कि हम ब्रिटिश रूल से बाहर आ रहे थे, तो अपनी सॉवरेंटी एस्टेब्लिश कर रहे थे, तो ब्रिटिश रूल से अपना रिलेशनशिप को कट ऑफ करने के लिए, ब्रेक करने के लिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो कॉन्स्टिट्यूशन का एक ऑब्जेक्टिव है कि अपने पास्ट को काट करके नए भविष्य की ओर बढ़ना, ठीक है, नए सिस्टम के साथ। ठीक है, तो ये एक मोटिव है कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग का, और कॉन्स्टिट्यूशन बताता है हमारा सारा स्ट्रक्चर। तो आई होप कि आप जो है तीनों के बीच के रिलेशन और ऑब्जेक्टिव को समझ रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि कैसे भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।